ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसी को अगर आप ये डिफरेंशियल फॉर्म में, इसी को इंटीग्रल फॉर्म में लिखोगे तो ये होता है बी डॉट डी एस इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा लॉ होता है, ठीक है, कर्ल ऑफ बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट टाइम्स जे, और ठीक है, या आप इसे लिख सकते हो, ये एम्पियर लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म कहलाता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ये डिफरेंशियल फॉर्म है और ये इंटीग्रल फॉर्म है। अब हम यहाँ पर एक एक करके प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वाले को प्रूफ करते हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVIMP है, ठीक है। एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है इसकी। देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डाइवर्जेंस का मीनिंग क्या होता है ना। डाइवर्जेंस ऑफ बी का जो मैथमेटिकल मीनिंग होता है वो होता है फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, फ्लक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, थ्रू द सरफेस एस, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये फ्लक्स का मतलब क्या होता है ना। जो फ्लक्स होता है ना, ये फ्लक्स है, दिस इज द फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एस, ठीक है। अब फ्लक्स का मतलब होता है क्या है, पहले तो ये समझ लो। देखो फ्लक्स जैसे मान लो कि एक सरफेस है, दो सरफेस हैं, ठीक है। तो यहाँ से ना 3 लाइन्स जा रही हैं, ठीक है, और यहाँ से 5 लाइन्स जा रही हैं, चलो 4 जा रही हैं। तो इस किसका फ्लक्स ज़्यादा कहलाया, तो फ्लक्स किससे ज़्यादा गया, इसका फ्लक्स मोर है ना, इन कंपैरिजन टू दिस, और इसका लेस है। तो जिससे ज़्यादा लाइंस पास हो रही हैं उसका फ्लक्स मोर है। तो फ्लक्स इस बात का मेजर है कि किस सरफेस से कितनी लाइंस पास हो रही हैं। अब ये लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हो सकती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हो सकती हैं, या फ्लो ऑफ वाटर भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस केस में फ्लक्स जो आता है, अब देखो मान लो ये कोई सरफेस है, इसमें से 2 लाइंस इस तरफ जा रही हैं और 2 लाइंस इस तरफ जा रही हैं। तो इस केस में इसका जो फ्लक्स है वो 0 है। अब आप बोलोगे 0 क्यों, क्योंकि जितनी लाइंस जा रही हैं इस तरफ से उतनी वापस भी आ रही हैं, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल और बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि टंकी भरनी है, तो एक पाइप से हम यहाँ से पानी डाल रहे हैं और दूसरे पाइप से पानी निकाल रहे हैं। तो जितना पानी अगर डाल रहे हैं उतना ही पानी अगर हम निकालेंगे तो पानी का लेवल तो कभी बढ़ेगा ही नहीं, वो तो उतना का उतना ही रहेगा। क्यों, क्योंकि जो नेट फ्लक्स है वो 0 है। अब आपको समझ में आया, इस केस में नेट फ्लक्स 0 है, इसमें फ्लक्स ज़्यादा है, इसमें फ्लक्स कम है। तो फ्लक्स बेसिकली इज मेजर ऑफ द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया, ठीक है, नॉर्मली थ्रू द सरफेस एरिया। और जितना ज़्यादा फ्लक्स जिससे पास होगा, ठीक है, उससे उतनी ज़्यादा लाइंस पास हो रही हैं, या जितनी ज़्यादा जिस सरफेस एरिया से लाइंस पास हो रही हैं उतना ही ज़्यादा वहाँ पर फ्लक्स है, ठीक है। अब चलो ये तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया आप लोगों को। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। देखिए फाइन, अब देखिए क्या है कि अब मैं मैग्नेट्स के बारे में आपको कुछ बताने वाला हूँ कि जो मैग्नेट्स हैं, जैसे ये मैग्नेट है, नॉर्थ है, साउथ है, अगर मैं इसको 2 हिस्सों में तोड़ दूँ तो क्या होगा, ठीक है, मतलब इसमें फिर से नॉर्थ और साउथ बन जाएगा। इसको फिर से 2 टुकड़ों में तोड़ दें तो क्या होगा, यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ। मतलब आप मैग्नेट को कितना भी छोटा तोड़ दें, आप उसका नॉर्थ और साउथ अलग नहीं कर सकते। जबकि चार्जेस के साथ ऐसा नहीं होता है ना। आप प्लस चार्ज आइसोलेटेड अलग रख सकते हो, नेगेटिव चार्ज को अलग आइसोलेट कर सकते हो। मतलब इलेक्ट्रिकल चार्जेस को हम आइसोलेट कर सकते हैं, बट नॉर्थ और साउथ पोल को हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्थ और साउथ पोल को अपन आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, फाइन। अब देखो
अब मैं यहाँ पर अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एक मैग्नेट ड्रॉ करने वाला हूँ। ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। अभी मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकली और साउथ में गई, और ये अंदर भी जाती है इसके, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से निकली नॉर्थ से, ये गई, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, आई समझ में बात आपको, इस तरह से होगा। तो अब मैं मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर इसका फ्लक्स निकालना है नॉर्थ पोल के पास, तो मैं यहाँ पर फ्लक्स निकालने की कोशिश करता हूँ। तो मान लीजिए ये मेरा सरफेस एस है और मैं यहाँ पर फ्लक्स निकालना चाहता हूँ मैग्नेटिक लाइंस का। आई वांट टू फाइंड आउट द फ्लक्स। तो अगर मैं यहाँ पर फ्लक्स निकालना चाहता हूँ तो फ्लक्स कितना आएगा, ठीक है। देखो इस फ्लक्स में आप पहले जब हम निकाल रहे तो एक चीज़ समझो, ठीक है। देखो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं। मतलब यहाँ पर फिर से सुनिए, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं और यहाँ से अंदर आ रही हैं, मतलब नेट फ्लक्स जो है वो ज़ीरो है। इसी तरह यहाँ से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं उतने ही अंदर यहाँ पर आ भी रही। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं बच्चों, वो क्या हो रही हैं, वो मतलब फ्लक्स इज ज़ीरो, नेट फ्लक्स इज ज़ीरो। कुल मिलाकर आप चीज़ देखोगे जो नेट फ्लक्स है वो ज़ीरो है, क्योंकि जितना फ्लक्स बाहर जा रहा है उतना ही फ्लक्स तो अंदर आ रहा है, तो नेट फ्लक्स क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। सो नेट फ्लक्स ज़ीरो, तो ये जो हमारा फ्लक्स है, ठीक है, ये ज़ीरो है। ठीक है, लाइक दिस। तो नेट फ्लक्स क्या है, ज़ीरो है। तो ये यही जो था आपको यहाँ पर हमने बताया था, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में, है ना, जो कि डाइवर्जेंस की डेफिनेशन है, अगर मैं वहाँ इस वैल्यू को रख दूँ तो डेल डॉट बी जो है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, डेल डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो का मतलब ये है कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब नॉर्थ और साउथ पोल दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे और नेट फ्लक्स इस कारण से क्या होगा, हमेशा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो दैट्स क्लियर यू। अब ये जो सेकेंड वाला है ना, ये हम ये कहलाता है एम्पियर्स लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म है। तो मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोगों को मैंने एम्पियर्स लॉ पढ़ाया था, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को मालूम है स्टोक्स थ्योरम क्या होती है ना। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय एम्पियर्स लॉ, ठीक है। तो स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है कि जो लाइन इंटीग्रल होता है दैट इज इक्वल टू होता है सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल, ठीक है, कर्ल का सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अगर ये हमारा कर्व सी है तो इसके अंदर जितना भी सरफेस आ रहा है वो हमारा ये है, ठीक है। आई बात समझ में आपको, ठीक है, ये होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा जो करंट होता है, देखो करंट डेंसिटी कुछ होता है आई अपॉन ए, ठीक है। और अगर हम इसी को इंटीग्रल फॉर्म में लिखते हैं तो आई कुछ बन जाता है जे डॉट डी ए डी एस, ठीक है। ये फॉर्मूला ही है, आपको ध्यान रखना होगा। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, है ना। सो पुटिंग 2 एंड 3 into 1, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू को यहाँ रख दो और ये वैल्यू को आप यहाँ रख दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा ठीक है। और यहाँ पर म्यू नॉट तो है, ठीक है। तो ये जो है ना, दो बार डिफरेंशिएशन कर, मतलब अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे दोनों तरफ से इंटीग्रेशन जो है कट जा देता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपको काटना पीटना नहीं है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में लाइन वाइन ज़्यादा काट दी तो वो सोचेगा कि आपने इस लाइन को ही उड़ा दिया है, काट दिया, ठीक है। तो आपको ज़्यादा काटना नहीं है, ठीक है। सिंपली इतना लिखा है, इंटीग्रेशन जो है एक दूसरे से दोनों तरफ से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और आपका जो बचेगा डेल क्रॉस बी इक्वल टू हो जाएगा
म्यू नॉट जे, और यही जो है हमें निकालना था। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हो गया आप लोगों को। तो यही था हमारा ठीक है डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो कुछ नहीं है, आप समझ गए होंगे कि ये जो है इसका इंटीग्रल फॉर्म ये है और इसका इंटीग्रल फॉर्म ये है। ठीक है, थैंक यू बच्चों, टेक केयर, बाय।